मैं प्रेम को पिछले 6 सालों से जानती हूँ। ये प्रेम का तरीका है औरतों को फंसाने का। My husband is a naval officer. तो क्या करेगा आपका नेवल ऑफिसर? मर्चेंट नेवी में जाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोगों का सपना होता है, पूरा नहीं होता। फिर मिस्टर ग्रासिम इंडिया बनना, ये भी मुश्किल हो जाता है। और ये सब बन जाने के बाद फिर एक और नई सोच आ जाए, नई खोज आ जाए और फिर बॉलीवुड में एक्टर बनने की कोई सोचे और कामयाब भी हो जाए, ये बड़ा सपने जैसा लगता है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इन बातों को हकीकत में बदल सकती हैं और वो बदला है विराट पटेल। वेलकम टू जॉइंट सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी वीरेंद्र जी। ये जो पूरी जर्नी मैंने बताई, मतलब कहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, कैसे ये क्रिएटिव, मतलब पहले मर्चेंट नेवी फिर मिस्टर ग्रासिम इंडिया, इन सब में अपनी अपनी तैयारी सबके लिए बहुत अलग अलग है और बहुत पीक लेवल की है। फिर वहाँ से एक्टिंग में आना, ये क्या प्रोसेस इसको रहा? और कॉम्प्लिकेटेड बना देता अच्छा, और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मर्चेंट नेवी के पहले मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। Okay. मैंने 3 सेमेस्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किए थे क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था। और आई क्विट इंजीनियरिंग इन द 3rd सेमेस्टर बिकॉज आई वांटेड टू बिकम रिच। ओके। एंड आई वाज माय ब्रदर हैड ऑलरेडी जॉइंड मर्चेंट नेवी। तो मैंने इस तरह का गणित लगाया है कि मैंने देखो 3 साल और इंजीनियरिंग करूंगा मैं, फिर क्या 50,000 की नौकरी मिलेगी मुझे। मेरा भाई ऑलरेडी शिप पे है, 3 साल में तो मुझे में 1 लाख मिलेगा यार अगर मैं अभी शिप पे। तो जिस बैकग्राउंड से मैं आता था तो मुझे ये फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी। तो मैं मर्चेंट नेवी, हालांकि मेरा भाई बोलता रहा अरे पढ़ाई कर ले, क्या रखा है मर्चेंट नेवी में। नहीं मैं भी जाऊंगा मर्चेंट नेवी। तो चला गया मैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में जाके ऑफ कोर्स इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग बिकॉज वहाँ पे आप जाते हो तो एक दिमाग खुल जाता है क्योंकि मैं पूना का, I stayed and grown up in Pune so far. And then when you go to Merchant Navy, you meet different kinds of people, and of course in different countries. Right. तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत बदल जाता है, ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड हो जाता है। और उस वक्त मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 25 साल 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब इंटरनेट भी नहीं था। तो हमको ऐसा भी नहीं होता है कि अरे यार गूगल पे देख लो वो कहाँ कैसे दिखता है। वहाँ पे ऐसे तभी हम पेपर के मैप्स होते थे और यू हैव टू फिगर योर वे आउट। और मर्चेंट नेवी में ये होता है कि हर 2-3 महीने क्रू चेंज होते रहता है, एक सर्कुलेशन होते रहता है। मतलब किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपका, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 9-10 महीने का होता था क्योंकि मैं कैडेट था और सब कैडेट्स का उतना ही होता है। और ऑफिसर्स का 5 महीने 6 महीने ऐसा होता है। तो आपके सीनियर्स जैसे लगातार 2-3 महीने बदलते रहते हैं अक्सर। तो there is a high turnaround of the number of people you meet, and you get to learn from them. और नए लोगों के साथ बार बार मर्ज होना, अपने आप जेल होना, वो भी तो एक Yeah. So a very important part of my education of human beings and how different human beings operate in different cultures. एक फिलिपिनो के साथ काम करने का मौका मिला, टर्किश लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, रोमानियंस है, जात की नेशनैलिटीज़ के साथ आप अमेरिकन्स कैसे बिहेव करते हैं और जापानीज़ लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो इट वाज अ ग्रेट एजुकेशन। मतलब मैं तो कहूँगा कि आज लोग पैसे देते हैं इस तरह के एजुकेशन के लिए, देयर फिर भी वो रियल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाने का चांस मिल रहा है 3-4-5 साल कर लो। दिमाग खुल जाएगा। एंड इट आल्सो इंस्टिल्ड प्रोफेशनलिज्म इन मी। वो भी है क्योंकि आप 19 इयर्स के होते हो और आपको बॉस ने कहा है कि कैप्टन ने कहा ये काम हो जाना चाहिए। यू कैन नॉट गो बैक एंड से सर मेरा पैर फिसल गया, कि सर मैं पेट दर्द कर रहा था यार। यू जस्ट हैव टू गेट इट डन। सो वो गेटिंग इट डन ट्रेनिंग एंड साइकी केम फ्रॉम मर्चेंट नेवी एंड ऑल। पर 2003 में मर्चेंट नेवी रिसेशन में गया और मैं घर बैठा था ऐसे अंगूठे ला रहा था। मेरा भाई मनोचर पटेल जो मुझसे 12 साल बड़े हैं, वो एजुकेटर है, ट्रेनर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो मेरे पास एक कटिंग लेके आते हैं न्यूज़पेपर की जिस पे इश्तेहार है ग्रासिम मिस्टर इंडिया की। ओके। मैंने तू जा सकता है यार इसके लिए? मैं हाँ मैंने टीवी पे देखा है लड़के, तू भी अच्छा ही है, चलेगा। क्या कर रहा है वैसे ही, क्या कर रहा है? और उस वक्त दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमें फ़ोटो भेजो हमारे आपकी। तो
उससे कुछ महीने पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी पूना में, जो मॉडल थी, और हमारा ब्रेकअप होने वाला था। तो उसने चाहा कि हमारा ब्रेकअप ना हो, तो उसने वन ऑफ द थिंग्स शी ट्राइड टू डू वाज डू अ फोटो शूट टुगेदर, कि देखो हम कितने क्यूट लगते हैं साथ में, यंग पीपल डू दिस थिंग्स। सो वी डिड दैट फोटो शूट एंड ऑल। हालांकि मेरा ब्रेकअप हो गया, बट उसके वजह से मेरा पहला फोटो शूट हुआ, फोटो वजह से शूट हो गया। और आई मेट माय फ्रेंड हरप्रीत बशैर, हु इज दिस वेरी गुड वेडिंग फिल्मर नाउ एंड इज एन एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर हिमसेल्फ टुडे। उसने 25 साल पहले मेरी पहली तस्वीरें ली थी, जो मैंने मिस्टर इंडिया के लिए भेजी, और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। पर मैं गया नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर से मुझे मर्चेंट नेवी का कॉल आ गया। ओके। ये मैंने अप्लाई किया था 2004 के लिए, और कॉल आया, और फिर वापस गणित लगा के यार ये कॉल मैं चला जाऊँगा ना तो मेरा सी टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे कि मर्चेंट नेवी में ऐसा होता है ना कि आपको कुछ महीने सी टाइम करना है, फिर आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसके बाद आप अगला पड़ाव पार कर सकते हो, एक रैंक मिलेगा आपको, अफसर बन जाओगे आप, वगैरह वगैरह। तो वो सब मेरा 30 महीने हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, मैं 6 महीने ख़त्म करूँ, फिर करता हूँ ना, देखता हूँ। मैं चला गया। August 24th, 2004, I came back. I finished my sea time. I applied for Mr. India again. I waited for the entries to come. अब मैं फ्री हो गया, अब करते हैं। अब करता हूँ। मेरी सी टाइम हो गई, अभी 1 साल में हूँ बॉम्बे में, एग्जाम्स वगैरह दे रहा हूँ। तो as thinking of it as a side hustle, I applied. I got selected again. I got called to Bombay. और अंशुमान स्वामी जी जो उस वक्त उस कॉन्टेस्ट को संभालते थे, उन्होंने कहा अरे तेरे को हमने लास्ट ईयर भी सिलेक्ट किया था। नहीं सर, मैं चेन्नई में हूँ, तो मुझे कॉल आ गया था, तो मैं सी टाइम पूरा करना चला गया सर। मुझे क्या आप कप्तान बन गए हो तुम? नहीं सर, मैं तो अभी भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अच्छा चलो। एंड दैट्स हाउ आई मेड इट टू द टॉप 28, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड thinking that I'm not going to win. I thought it was going to be a great experience. Right. And I won, and then there was no looking back. Then my brothers, Manochar and Farhad, for them it was a big thing कि also यार हमारा भाई जीत गया है। तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, मनोचर और फरहाद who was in the merchant navy, जिनको देख के मैं गया। तो वो भी आए थे कॉन्टेस्ट के लिए, और उन्होंने कहा क्या करना चाहता है तू? मैंने कहा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अब मिला है ये। और उस वक्त 25 साल पहले एक्टिंग वगैरह में जाने का ये जरिया था। राइट, कि मॉडलिंग से आप जा सकते हो, हाईलाइट हो जाते हो। मेरे जो प्रीडिसेसर्स हैं, जॉन एब्राहम जी, और वो भी ग्लैड्रैक्स जीत के वो फिल्मों में आए थे। आर्यन वेद भी ग्रासिम मिस्टर इंडिया जीत के। तो ये सारे एग्जाम्पल थे पहले माइंड में कि भाई यहाँ से जाया जा सकता है, जहाँ से रास्ता बन सकता है। तो क्या रास्ता वाकई इतने आसानी से बना? थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है, मतलब थोड़ा सा, ऐसा इतना भी नहीं। मतलब वो एक्चुअली एंड ऑफ द मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस तरह के पेजेंट को, क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है ग्रासिम मिस्टर इंडिया ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे कैश प्राइज में, जिसकी वजह से मेरा खर्चा पानी चला एक 5-6 महीने बॉम्बे में। But having said that, that's it. Now you have to do your hustle on your own. पर तब मन में तो आया होगा ना विराप आपको कि यार अब तो मतलब ये हो गया, टाइटल भी ले लिया, अब तो इंडस्ट्री बस खड़ी होगी और इंतजार कर रही होगी। हाँ, बट इंडस्ट्री आपको बड़े मजे से मिलना चाहती है। मिस्टर इंडिया बोला उसको। अच्छा बेटा। And then they just want to be curious. They're like, हाँ अच्छा ये है मिस्टर इंडिया, मतलब you know। एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मेरे को एक बॉम्बे पारसी पंचायत से कॉल आया कि आई एम मिस्टर गोदरेज डोटी वाला, आई एम द PRO ऑफ बॉम्बे पारसी पंचायत, आई वुड लाइक यू टू मीट द बॉम्बे पारसी पंचायत। तो मैं चला गया बॉम्बे पारसी पंचायत को मिलने के लिए। तो मैं जब गया उनके मीटिंग रूम में, सारे ट्रस्टीज थे बॉम्बे पारसी पंचायत के। तो मेरे को ऐसे दिख रही है, यू आर मिस्टर इंडिया, मेरा योर मसल्स। So उनके दिमाग में it was a body building competition. Okay. And then I had to explain, नहीं देखिए ये पर्सनालिटी पेजेंट है, तो सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट yes, I was humbled. मुझे लगा कि मिस्टर इंडिया है, it does give you a fillip. People may meet you, but you have to
be good at your craft and something you have to bring. So I put myself in a lot of pressure and I try to do it very calculatedly. अरे देखो मैंने अभी मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है तो अभी मुझे एक फैशन शो करना पड़ेगा, कुछ मॉडलिंग पे पोस्टर होने चाहिए शहर में, बिलबोर्ड्स होने चाहिए, कुछ म्यूजिक वीडियो होना चाहिए, ये सब ऐसे चेकलिस्ट लेके मैं बैठा था कि ये सब होना चाहिए तब जाके एक रास्ता बनेगा और सब मैंने किया बकायदा. You know, the billboard happened thanks to Pantaloons. Okay. My first billboard happened thanks to my modeling with Pantaloons. तो इसके लिए क्या होमवर्क किया था, क्या नेटवर्किंग के लिए सोचा था, किस तरह से अप्रोच करते थे आप उस टाइम पे? देखिए उस वक्त मेरी अप्रोच यही होती थी कि आप किसी को जानते हो तो आप किसी को जानिए और किसी को पूछिए. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड एक्सेस टू you know these two people in Bombay. One was Mickey Mehta और दूसरे साइरस ब्रोचा जी. तो मैं कुछ 2003 में मैंने कुछ एंकरिंग की थी पूना में, वहाँ पे साइरस ब्रोचा जी आए थे. उन्होंने तू पारसी है यार, मैं कहा मैं बॉम्बे आऊँगा, मैं आपको कॉल करूँगा सर. हाँ आ जा. ठीक है. So that's when I won Mr. India and I reached out to them and Prasad Bidappa who was our pageant director also, and ये कुछ लोगों से आप थोड़ा सुन के आप करते थे उस वक्त. और फिर उस वक्त वो कॉमकार्ड का ज़माना था कि आज हम व्हाट्सएप कर देते थे पिक्चर्स, उस वक्त आपको ऐसे कॉम कार्ड्स बनाने पड़ते थे 4x6 के या 5x7 का एक कॉम कार्ड बनाना, उसमें आपके 5-6 पिक्चर्स का कोलाज होता था. उसका आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी हो सकता है जो आपको अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे पे जाके छोड़ना पड़ता था. और हम वैसा कुछ करते थे. तो मतलब मिस्टर इंडिया को भी ऑडिशन के लिए चक्कर काटने पड़े और लाइन में लगना पड़ा? हाँ, आई रिमेंबर माई फर्स्ट मीटिंग विद नंदिनी श्रीकांत who's a very established casting director. और आरामनगर में स्टूडियो 2000 करके एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे ऑडिशन होते थे. तो मैं एक ऑडिशन के लिए आया था. मैंने कहा वहाँ पे भी ऑडिशन चल रहा है, तो हम चले गए. तो नंदिनी थी कुछ ऑडिशन कर रही थी. मैंने कहा आई एम विराट पटेल, आई एम मिस्टर इंडिया 2005, आई लाइक टू ऑडिशन. ओके बट you don't fit this part. अच्छा, not fit. Yeah, not fit for this. तो ये you don't fit the bill पहली बार मैंने उससे सुना था. और she brought me down to earth कि just because I'm Mr. India, people are not going to audition you. आपकी requirement भी तो होनी चाहिए. तो ऐसी दर की ठोकरें खा के, मुंह के बल गिर के, and I also got to do this film very initially in my career called Mummy Punjabi with Kiran Kher ma'am. And it was this, you know, crossover kind of movie, wanting to be a crossover kind of movie. And it was Kiran Kher, and I was like, wow, Kiran Kher का बेटा बनने का मौका मिल रहा है. अरे of course, चलो. And I did that film, and then I saw that film in the preview, and I was pathetic. मैं बहुत stiff था. मैं ऐसे देखते ऐसे मैं वैसे सीट में ऐसे हो गया था. Like I खुद felt को ही so- एनालाइज किया आपने कि यार ये, और बकायदा पेरेंट्स एंड लव्ड वंस आर ऑलवेज एनकरेजिंग. अरे क्या बात है, उनको तो दिख गए स्क्रीन पे, बहुत बड़ी बात है. हाँ वो तो खुशी होंगी. खुशी होंगे. But I knew that this is not what I want to do, and then I went and did just about every acting class I could in Bombay. Barry John कर लिया, फिर creating characters कर लिए. मुझे याद है किशोर नमित कपूर साहब ने वो मिस्टर इंडिया पे हमें एक सेशन सिखाने भी आए थे. ओके. और मैं जैसे ही मैंने जीता, मैं उनके पास चला गया. मैंने कहा सर मैं जीत गया हूँ, मुझे आपसे भी वो आपका पूरा कोर्स करना है. आपका 3 महीने का कोर्स था. और तब बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते भी थे क्योंकि ऋतिक हैड गिवन हिम फेयर क्रेडिट कि आई वेंट टू किशोर नमित कपूर. तो हम भी सोचे हम भी ऋतिक बन जाते, भाई चले जाते. एंड किशोर साहब वाज सो काइंड टू मी एंड ही आई सेड सर आपकी फीस क्या होगी. He didn't charge me. Oh. He said, I believe in you. No money from you. You could just come for the class. And till today, I am grateful to him and for that gesture. I said, why are you not charging me? He says, I believe in you. और तभी उनकी फीस कुछ 50-60 हज़ार हुआ करती उस थी. time पे. एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. Right. एंड
So like that, I just kept on doing acting courses one after the other. कोई FTI से निकल के किसी ने एक जहाँ workshop- मौका मिला मतलब आपने वहाँ पे सीखना शुरू I think there are only few acting courses which I have not done in Bollywood. जो अनुपम खेर का नहीं कर पाया मैं, और नादिरा बब्बर जी का मैं नहीं कर पाया हूँ. बाकी ऑलमोस्ट ऑल pretty much everybody, you know, नीरज काबी जी वर्कशॉप, तो हर 6 महीने 1 साल कुछ ना कुछ करते हैं. और वो जो लर्निंग की उससे आपको बेनिफिट हुआ? हाँ, हर एक एक्टिंग स्कूल आपको कुछ सिखाती है, सिखाता और वो आपके ऊपर है आप कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. और ये कला भी इतनी गहरी है, और आप कहाँ से किससे कब सीख लोगे आपको भी पता नहीं चलेगा. और साइरस ब्रोचा जी ने मुझे बमन ईरानी से मिलवाया था उसी टाइम पे? उसी टाइम पे. क्योंकि मैंने कहा मैं जीत गया हूँ, यार अब तू बमन सर को जाके मिल. मैं बमन सर को जाके मैं मिला. बमन सर को मैंने पोर्टफोलियो दिखाया है, देखो सर कितना हैंडसम हो. हाँ ठीक है. उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी थी उसी वक्त. 2005 या 6 की बात है. वो उस वक्त के पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे. SJ स्टूडियोज में गया था मैं उनसे मिलने. मैंने बेटा देखो, तुम्हारे पास डैडी नहीं है जो तुम्हारे आजू बाजू 10 लड़कियां खड़ी करे और शूट करे गाना, लॉन्च करें, तुम्हें लॉन्च करे. उन्होंने ये लाइन कही थी, क्राफ्ट विल बी योर टिकट, क्राफ्ट विल बी इट, सो लर्न योर क्राफ्ट. मतलब ठीक है तू आ तो गया है, पर ऐसा तो नहीं है कि तेरे पास एक ये है. तो he gave me the right direction कि make craft your ticket. So that's when I started taking craft very very seriously, and you know, और जब भी कोई बड़ा ऑडिशन मिलता था तो मैं उनके पास भाग जाता था, सर ये ऑडिशन है, ये मेरा हेल्प कीजिए ना. तो वो मुझे बाकायदा अपने शूटिंग पे बुलाते थे, और वो जब टेक करके वैनिटी में आते थे मुझे वो बोलते अब करके दिखाओ. नहीं अभी भी लग रहा है कि तुम लाइन सोच रहे हो, नहीं ये करो वो करो, यू नो. सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम आल्सो. लाइक ही इज बीन दैट ओवरआर्चिंग मेंटोर फिगर इन माय करियर. आई डोंट नो व्हाट वुड आई हैव डन विदाउट हिम. तो एक तरफ जहाँ इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाता है, बोला जाता है कि आउटसाइडर को तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिलता, सपोर्ट कोई करता नहीं है, वहाँ आप कह रहे हो कि आपके ऑडिशन के लिए भी आपको सपोर्ट मिल रहा था, तो ये कैसे हो रहा था? ऑडिशन के लिए सपोर्ट नहीं मिलता. सपोर्ट इन द सेंस कि आपको वो मेंटरशिप दे रहे थे या गाइडेंस दे रहे थे, मतलब सपोर्ट तो आई कैन जस्ट से आई वाज लकी कि मुझे मेंटर्स मिले, और it was just their grace that I could find the right mentors at the right time. I remember my brother knew Ahmed Khan because Ahmed sir is from Pune. तो उनके वो बॉबी और मेरे भाई दोस्त होते थे कॉलेज में, तो मैं अहमद सर के पास गया था. तो मैंने कहा अहमद सर मैं आ गया हूँ बॉम्बे में, देखो मैं मिस्टर इंडिया दी गया. सो देन ही मेड मी डू माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो. ओके. And that is again 20 years back almost. DJ सुकेतु का गाना था, और that's how the music video happened and all of that. So I have been grateful to all these people who have touched my life, and I try to take something from them and go forward. पर जब आप एक्टर बनते हो या मिस्टर इंडिया बनते हो, आप टाइटल जीते हो, तो आप ना लाइमलाइट में आते हो, आप ग्लैमरस उसमें आते हो. फिर वहाँ से आप शिफ्ट होते हो, राइटिंग में भी आ जाते हो, जो कि उतना ग्लैमराइज नहीं है, फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं है. तो वो कहाँ से अंदर से बात छुपी हुई थी कि राइटिंग में भी जाना है, या वो कैसे एक्सप्लोर हुआ? जैसे जैसे मैं काम करते गया, जब मैंने फैशन शोज किए, तो आप एक बार देख लो, आप एक दो फैशन शो कर लो, आप समझ जाते हो कि यहाँ का गणित क्या है. ओके. और आपको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, और कब तक मिलेंगे आपको ये, और कितने मिलेंगे. आप हमेशा ये सोचते हो ना कि और इसमें ग्रोथ क्या होगी. राइट. एंड ऑल्सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ग्लैमर, द बिजनेस ऑफ ग्लैमर. ये समझना पड़ता है कि ये फाइनली एक धंधा है, एक मंडी है. इसके तौर तरीके आपको समझने में वक्त लग सकता है. मैं ठहरा बाहर का लड़का, और मुझे ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते हाँ धीरे धीरे सोचनी पड़ी. तो जब मैं कुछ छोटा सा एक्टिंग गिग किया था ना, जैसे मैंने वो छोटी फिल्म की वगैरह, मैं समझ गया कि यार ये एक्टिंग तो है ही. मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग फैसिनेटेड बाय व्हाट पीपल बिहाइंड द कैमरा वर आल्सो डूइंग. ओके. एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट. अच्छा ये लाइंस बोलनी है, अच्छा यहाँ अच्छा ऐसे होता है, फिर
ये बेसिक जब धीरे धीरे मैं करते गया, वैसे नेचुरली मेरी रुचि वो शॉट के बाद मैं कैमरामैन अपना वो ट्रैक लगा रहा है, मैं उसे देखते रहता था कि वो लाइट यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई, अच्छा वो डायरेक्टर अब क्या कर रहा है, वो क्या बना रहा है वहाँ पे, शॉर्ट ब्रेक डाउन क्या होता है वगैरह, ये उसमें दिलचस्पी पूरा प्रोसेस समझने लगे। हाँ, तो आई जस्ट नेचुरली आई एम अ क्यूरियस कैट। तो मैं हर इंसान जो सेट पे था उसका काम समझने की कोशिश करने लगा था। तो आप समझ रहे थे, आप सीख भी रहे थे, तो ये तो खुद का बिलीव बढ़ता जाता है कि मैं और ज़्यादा अपने सिस्टम को, प्रोसेस को, क्राफ्ट को समझ रहा हूँ। लेकिन किसी और का बिलीव आना कि यार राइटिंग भी आप अच्छी कर लेते हो, चलो उसको भी प्रोफेशनली हम लोग लेते हैं, वो कैसे मोमेंट बना? I think somewhere I inherently always wanted to maybe have a voice. Okay. Want to express something. And acting did give me the chance to give that expression. But I remember I always had stories to tell. So when I was also, acting is a career where you wait a lot. Right? You're waiting for auditions. आपको कोई ऑडिशन पे बुलाए तभी आप जाओगे। आप को जब शूट मिलेगा तब आप जाओगे। It's like right आप so there was a lot of time in my hand, and I think my brain gravitated towards stories because that was connected to my career. So I remember in 2008 my then girlfriend, again another girlfriend, मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड को योगदान है मेरे करियर में, कि उसने मुझे एक किताब दी थी स्टोरी बाय सिटफील्ड in 2008, and I started reading story in 2008. So तब से मेरा इंटरेस्ट था, पर मैं एक्टिंग कर रहा था, और एक्टिंग वैसे ही ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड करियर है, राइट, तो मैं कभी डीप डाइव तालीम ले नहीं पाया. सो 2009 आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इन एक्टिंग, प्रॉपर ब्रेक इन एक्टिंग विद YRF TV. तो 2010-11 में मैंने उनके साथ 2 शोज़ किए थे, माही वे और किस्मत, और दैट इज़ वेयर माई आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दैट ब्रेक because it was YRF. The technicians were some of the best technicians we have. Like नूपुर अस्थाना जी मेरी डायरेक्टर थी, और जो यूनिट था ना वो बहुत अच्छा था. तो that was my schooling actually in storytelling, you could say, and I was very fortunate to get that break. वो भी ऑडिशन करने से ही मिला, मतलब ऑडिशंस का. तो राइटिंग में कैसे इन्वॉल्व हो गए वहाँ पे फिर आप? वहाँ पे मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ. ये मैं एक्टिंग, सॉरी बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं हम लोग, नॉन लीनियर, बट दैट्स हाउ द एक्टिंग थिंग हैपेंड. देन आई डिड टेलीविजन and Baman sir always knew that I was interested in writing because every now and then I would chew his brain कि सर ये कहानी, मुझे ये कहानी बोलनी है, और वो मुझे समझाते थे कि ठीक है कहानी में क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये कब हो रहा है, ये तो बहुत लेट हो रहा है तेरी कहानी में, तो कहानी कौन सी है, देखो ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर. ये 2015 से मुझे ऐसे समझाते रहते थे, क्योंकि कभी कभी ऑडिशन के बाद, ऑडिशन के लिए जो मैं जाता था उनके पास, हम कहानी भी डिस्कस करते थे. अब हुआ ये दैट 2020 में जब कोविड हुआ, 6 अप्रैल 2020 की बात है, लॉकडाउन के कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे बामन सर का मैसेज आता है कि विराफ, सिंस इट्स अ लॉकडाउन, आई एम डूइंग दीज स्क्रीन राइटिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑन Zoom. We are just going to break down scenes and movies, and would you like to join? मैंने कहा हाँ, of course, I'd love to, क्योंकि हम सब घर बैठे थे और तब इंटरनेट चलता था, and I was fortunate कि फ्रिज में खाना है, या हम लोग सर पे छत है, बेसिक नीड्स सब ओके, और वहाँ से सीखना शुरू किया. उस दिन से लेके आज तक बमन सर ने कुछ 900 क्लासेस किए हैं, और उन 900 क्लासेस में से मैंने 850 कर लिए. ओहो, ग्रेट. सो सिंस 2020 टू 2026 वो आज क्लास कर रहे थे. तो वो उनकी एक, आप क्या कहते हैं, साधना उन्होंने शुरू की खुद की, कि मैंने जो सीखा है उनके गुरु से वो सिखाऊंगा. एलेक्स डेलेलारेस उनके गुरु है.
वो मैं वापस हमारे इंडस्ट्री के बच्चों को जिनको भी सीखना है मैं सिखा दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जर्नी 2013 में शुरू की। ही स्टार्टेड लर्निंग राइटिंग एंड फ्रॉम एलेक्स इनलारिस। बमन सर ने जब क्लासेस किए तब जाके द डीप डाइव इन लर्निंग राइटिंग हैपेंड। और फिर कमर्शियली जो चांस मिला आपको राइटिंग में, वो कैसा क्या था? तो उसी क्लासेस में मेरी एक दोस्त मानसी पारेख वो आती थी। ओके। उसे भी पता चला कि बमन सर राइटिंग सिखा रहे, और वो अब प्रोड्यूसर बन चुकी थी फॉर गुजराती फिल्म्स। तो उसने मुझे क्लास में देखा, मानसी और मैंने बाकायदा एज को एक्टर्स काम किया था, हमने एड्स वेड्स किए थे। तो उसने कहा विराफ मैं एक फिल्म बना रही हूँ, आप उसमें एक पार्ट है, आप ऑडिशन करोगे उसकी? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल प्लीज़। और कोविड के टाइम कुछ भी हम हाथ में आ रहे थे, लाइक ऑफ कोर्स अगले महीने में मर सकता हूँ, उसके पहले एक फिल्म तो करके जाना ऐसा माहौल होता था। एंड उसी माहौल में मैंने ऑडिशन किया, शी सेड या इट वर्क्स, कम विल डू द फिल्म। मतलब दोस्त थी, प्रोड्यूसर थी, राइटिंग में भी साथ थी, फिर भी ऑडिशन? हाँ फिर भी ऑडिशन, क्योंकि ये लर्निंग ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 10, 20, 25, 50 ऑडिशन देके कई बार नए आर्टिस्ट थक जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा। आप जो बता रहे हो, जो रियलिटी बता रहे हो, वो ये है कि भाई जानने पहचानने वाला भी ऑडिशन ले रहा है। हाँ क्योंकि उस look के लिए वेरी सिंपल, क्योंकि देखिए आप दो रीजंस है इसके, क्योंकि मानसी तो प्रोड्यूसर है, उसे मेरा ऑडिशन अपने डायरेक्टर को भी दिखाना है ना कि मुझे ये लड़का कहीं यहाँ पे मिला, मेरा दोस्त है, पर तू देख ले, तू खुश है कि नहीं इसके कास्टिंग से। तो द डायरेक्टर शुड आल्सो कम ऑन बोर्ड, राइट? सो शी एंड हैज हर ओन टीम टू कन्विंस, सो दैट प्रोसेस इज ड्यू। बहुत कम बार होता है कि यार डायरेक्टर ने ही आपको स्पॉट किया और आपको हाँ चलो ये सेट है, ये हो जाएगा, आई नो ही कैन डू इट। आज भी लोग अगर मुझे सीधा बिना ऑडिशन मुझे कास्ट करना चाहते, मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ एक दो बार मेरे साथ सीन पढ़ लो, ओके, एंड यू सी हाउ आई एम अप्रोचिंग दिस सीन, और उसके बाद आप कंफर्टेबल हो तो मुझे कास्ट करो। ओके। क्योंकि वंस आई एम ऑन सेट, यू एंड आई हैव टू बी हैप्पी कोलैबोरेटिंग, क्योंकि तफरा तफरी तो होगी। आप बोलोगे ये क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं बोलूँगा ये इसकी वजह ये है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। उस वक्त आपको मेरे योगदान की इज्जत करनी पड़ेगी, और या तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, एक पॉइंट पे आना पड़ेगा। हाँ एक पॉइंट पे। सो बिफोर वी अलाइन क्रिएटिवली, आई थिंक दे शुड, सो आई हेटेड व्हेन डायरेक्टर्स कंप्लेन अबाउट एक्टर्स। तुम्ही ने तो कास्ट किया उसको, कास्ट क्यों किया? आपके किस हाथ बंधे हुए थे क्या? आज के तारीख में कौन सा एक्टर आपको नहीं मिलेगा, मतलब सही बात। सो आई डोंट थिंक मच ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु आर कंप्लेनिंग अबाउट एक्टर्स कि यार मैं फंस गया इसको कास्ट करके। तुम्ही ने तो कास्ट किया, तो कास्ट ही क्यों किया था आपने? मतलब आप आजकल क्या क्या करते हैं, 3 बार ऑडिशन करवाते, फिर आप वर्कशॉप करवाते, फिर जाके आपको सेट पे जाने का मौका मिलता है। अब तो बहुत अच्छे लंबा प्रोसेस हो गया। So anyway, the funny story of Mansi was that Mansi then cast me in the film. So I was doing the film as an actor, and then we sat for a table read, and I had a lot of questions on the script, and Mansi, because she was my classmate in the writing class, I said we had a common vocabulary कि Mansi देख ये problems है, and तेरे ही character में problem है। Mansi was playing the protagonist, and she said यार तेरे point तो सही है, पर अभी मैं producer भी हूँ और मुझे फेब में शूट करना है, क्योंकि हमने डेट्स ले चुके हैं इसका, लोकेशन का, इसके एक्टर का, ये वगैरह। मैं कहा ठीक है, तेरी भी बात सही है, एज दोस्त कर लेते हैं, और maybe next film we'll see and all that. He says yeah, this is the reality, and that's the reality of our business. हो गया हमारे misfortune या good fortune, third wave आ गया। थर्ड वेव जैसे कोविड के टाइम पे कोई वेव आता था तो सब कुछ रुक जाता, सब कुछ, सब लोग वापस घर के अंदर, पता नहीं अगला क्या होगा। तो उसी माहौल में मैंने मानसी को बोला देख थर्ड वेव हो गया है, सब घर बैठे हैं, चल स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। And she said no, first you convince the director. तो हमारे वीरल शाह डायरेक्टर थे, तो उनको मैंने कुछ 2 Zoom कॉल पे उनका दिमाग मैंने चाटा,
एंड द थर्ड डे सेड चल करते हैं. Because first 2 days I just told them this is what I have a problem with, this is what I have a problem with, this is what we want to fix, this is how we'll do it. ऐसे 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 करेंगे और ये मेरा रैशनल ये है. तो फिर उसने दो दिन सुना, एक रात सोया, फिर चल करते हैं. और फिर वो 2 हफ्तों में हम लोग ने इतना पूरा दिन 7, 8, 9, 10 घंटे बैठ के बड़ा ही इंटेंसिव रीराइट किया. सारी सीख जो हमने बमन सर से ली थी वो पूरी डाल दी. सारी उसमें डाल दी. हमें चांस मिला अप्लाई करने के लिए और इसीलिए आज जब कच एक्सप्रेस खुलती भी है ना तो बमन सर, अनोश ईरानी, एलेक्स डिनेलारिस को एक थैंक यू मिलता है क्योंकि उनके वजह से. और द फिल्म इज अ ड्यूरेबल फिल्म आई फील टुडे बिकॉज ऑफ ऑल दैट सर टॉट अस एंड वी वर एबल टू टेक इनटू द फिल्म. तो जो एक्टिंग होता है ना वो तो ये होता है कि भाई राइटर की लिखी हुई लाइन बोलनी है, करेक्टर जो उन्होंने लिखा है या डायरेक्टर ने डिज़ाइन किया उसको मुझे परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है अपने एक्टिंग स्किल को ठीक करके. लेकिन राइटिंग में तो उसको वहाँ से क्रिएट किया जा रहा है. तो कब कौन सी आपके ऊपर स्किल जो है वो हावी हो जाती है या क्लैश होता है? जब एक्टिंग कर रहे होते तो क्या राइटिंग वाला माइंड भी ओपन हो जाता है या जब राइटिंग कर रहे होते तो एक्टिंग वाली स्किल आ जाती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है हमने और ये एक स्ट्रगल होती है कि एज अ राइटर यू फील व्हेन यू आर ऑन सेट you have to kind of learn to switch off and connect with your character and be with your character. होता है ये अक्सर, जहाँ मैं स्ट्रगल आज भी करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ हूँ और मुझे सीन में कुछ गलत होते हुए दिख रहा है तो मेरे अंदर का राइटर जाग जाता है, पर मैं जाके सीधा बोल तो नहीं सकता हूँ. बिल्कुल. तो मैं जाता हूँ डायरेक्टर को बोलता हूँ कि भाई हमने जब ये लिखा था ये सोचा था, बन ये रहा है, बाकी आप देख लो क्योंकि आप कप्तान हो सेट की. हाँ. तो ये एक बैलेंस और कभी कभी ये हेल्प भी करता है, बट इट्स समथिंग दैट यू हैव टू लर्न टू डांस विद एंड इट्स अ प्रिविलेज एक्चुअली. इट्स नॉट अ चैलेंज के मुझे भी इतना मजा आता है सेट पे, मैं क्या बताऊं वीरेंद्र. बट इससे कन्विक्शन में फ़र्क नहीं आता कि अगर मान लो उस राइटिंग की डेप्थ को जो आप लेके सोच रहे हो उस कैरेक्टर को वैसा नहीं लिखा गया है मे बी किसी और रीज़न से, तो बीइंग ए एक्टर वो कन्विक्शन फिर आप ले लेते हो कि यार नहीं ठीक है जो लिखा उसी को परफॉर्म करूँगा? देखिए जब मैं कन्विंस नहीं हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब के साथ मैं रेज कर लेता हूँ. अगर राइटर के साथ बात करने का मौका मिलता है तो मैं उनके साथ भी कर लेता हूँ. कभी कभी वो कन्विंस हो जाते हैं. जैसे कि मैं पठान में मैंने किरदार किया था और मेरा कैमियो ये है कि जॉन इब्राहिम जो विलेन है उन्होंने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है, हमारी गाड़ी उलट पुलट हो गई है और गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है और गाड़ी फटने से पहले हम शाहरुख सर, मेरा कैरेक्टर और एक तीसरा कैरेक्टर गाड़ी से निकलना चाहते हैं. अब शाहरुख सर निकल जाते हैं, वो दूसरा कैरेक्टर भी निकल जाता है, मेरा पैर फंस गया है. अब लिखा ये गया था कि शाह सर मुझे निकाल रहे हैं गाड़ी से और मैं हट जाता हूँ अंदर ताकि वो निकल जाए. ओके. क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टिकट निकल चुकी है. ओके. मुझे बचाने के चक्कर में वो कहीं मर ना जाए. तो ये मोमेंट ऐसा था. अब मुझे बमन सर ने सिखाया था कि गो टू योर कैरेक्टर. तो मैं उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहा था कि मेरे कैरेक्टर क्या था कि ये शाह सर के कैरेक्टर ने, पठान के कैरेक्टर ने मुझे कहीं से निकाल के इस यूनिट में शामिल किया है, मिशन पे ले जा रहे हैं. तो उन्होंने मेरे जीवन को एक दूसरा मकसद दिया है. आई एम थिंकिंग लाइक दैट. एंड इफ आई नो आई एम गोइंग टू डाई, what is the last thing I will want to tell him before I die? And I want to tell him that I'm not dying because of you. I don't want him to feel guilty also, right? I want to tell him that it's been an honor. And that's what I felt like, yeah, this is the last time I will see my mentor in that film. So then I went to the associate director and Nishit, and I said, Nishit, और क्या पठान का सेट हैवी ड्यूटी सेट है, आप सीधा जाके डायरेक्टर से बात नहीं करें, वो 50 चीज़ें दिखो. निश्चित आई फील माई कैरेक्टर वुड वॉन्ट टू से दिस टू शाह पठान बिफोर ही डाइज. इज इट ओके?
He said, let me go and check with Bap. Let me go and just ask Siddharth Saracen. And then he comes back after half an hour. Siddharth Saracen, yeah, you say it. अच्छा, Say it. So that dialogue wasn't there in the film. And so it came not because, it was, it came from the character. Right. कि मरते मरते ये कैरेक्टर पठान को मरते क्या मरते बोलेगा? क्या बोल के जाएगा कि इट्स बीन एन ऑनर सर और जय हिंद बोल के मर जाता है. So sometimes the collaborator who you're working with, whether it's Siddharth Anand or whoever it is, they have to see merit in your suggestion. अगर उनको वो समझ में आता है तो वो ज़रूर लेते. और ये दूसरी बात मैं बताता हूँ कि दूसरी बार मुझे राइटिंग की नॉलेज एक्टिंग में कैसे हेल्प हुई. मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था और क्या हो गया था ना, मेरा किरदार, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ये डॉक्टर्स वेब सीरीज़ जो ऑलरेडी है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो मेरे करीब के हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार था. उन्होंने मुझे कास्ट भी किया था. प्यारी सी मेडिकल ड्रामा थी. हुआ ये कि माई कैरेक्टर वॉजंट हैविंग अ क्लियर पर्पस इन द स्क्रिप्ट. ओके. And sometimes what happens, sometimes the part other than the main protagonist is not fleshed out very well. That's होता है. very typical. Now बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रोड्यूसर को तो शो डिलीवर करना है, डायरेक्टर को शो बना के देना है और वो थोड़ी ये एक किरदार की प्रॉब्लम लेके बैठेंगे और 7 दिन सोचेंगे इसके बारे में. So I said कि I went to my director and the director was kind enough, Sahir Raza, जो he's one of my favorite directors and this is one of the reasons he's one of my favorites, that I went to him and I said, Sahir, ये मेरा जो कैरेक्टर है ना उसकी कोई वांट ही नहीं है इस शो में. मतलब क्या चाहता क्या है? चाहता क्या है इस शो में. एक बात तो सही है. मैंने कहा क्या कैन वी मेक द एब्सेंस ऑफ हिज वांट अ वांट. एंड ही सेज व्हाट डू यू मीन. मैंने कहा वो होते हैं ना कुछ लोग जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं, जिसे ऑफ द ग्रिड जाना कहते हैं. व्हाट इफ ही वांट्स टू गो ऑफ द ग्रिड एंड वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहता है. और उसके आर्क में ये था कि वो एक लड़की के साथ प्यार में पड़ जाता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आपका एक लव ट्रैक है. तो मैं कहा ये वर्क भी करेगा ना कि मैं तो जाना चाहता हूँ छोड़ के पर प्यार में पड़ गया, अब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ वो वाली दुविधा हो जाती है. राइट. I said, yeah, it's a nice thought. And then we worked that in. And suddenly my character had a more juice and more things to play with. So I think every actor should have राइटिंग सेंस. a sense of writing and script so that you can take it to your collaborators. Not to add yourself a line, just because it serves the story better. Right. And then trust your directors. एट लास्ट. एट लास्ट के हाँ या ना तो उनकी होनी चाहिए, बस आप उनके सामने वो बात रख लो. वो उसमें से कितना लेते नहीं लेते हैं ये उनका हक है. हक. राइट. पठान फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म, फिर शाहरुख खान का उसमें होना, वो फिल्म आपने क्यों करी? क्या रीज़न था उसके पीछे? देखिए मुझे पठान करने का मौका, और दिस इज द फनी पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक आई हैव वर्कड विद यश राज since 2009-10. टीवी के आप. So Adi sir knows of my work, Shanu knows of my work and all of that, and it so happened that हमारे एक और एक्टर है गौतम. So Gautam Rode was cast in Pathan to play my part. हो गया उसको कोविड. एंड और उस वक्त कोविड के वक्त पे जब शूटिंग होते थे तो आपको शूट के पहले 2 बार टेस्ट किया जाता था. वो RT-PCR क्या कोई टेस्ट थी आपकी. सो आई थिंक गौतम को कोविड हो गया एंड Shanu calls me and she's like, just send me quickly your pictures. And I sent my pictures. उसने डायरेक्टर को दिखाया होगा और okay come. So कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है. Okay. और and they had told me very clearly, just a cameo with Shahrukh. And in COVID, if
we were at a place in, I remember shooting that film in some December 2020. First schedule was there. That was the first wave, yeah. And हमको पता नहीं था अगले महीने अगले हफ्ते जिंदा होने वाले कि नहीं, और यहाँ पे मुझे वायरफ के साथ एक अच्छी फिल्म करने मिल रही है जहाँ शाह सर है. मैं ऑफ कोर्स मैं करूँगा यार, कोई बात नहीं, मैं तो आऊँगा. एंड I got to do this part with शाह सर. मेरे को ना अभी भी आपकी जर्नी में ना जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वही राइटर क्लैश एक्टर वाला. एक्टर एक काम करता है पूरे डिस्ट्रक्शन में, मतलब जब वो सेट पे होता है पूरा क्योस मचा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, फिर जाके वो शूट करता है और एक्ट करता है. राइटर को चाहिए साइलेंस. हाँ, एक हद तक सही है. एक हद तक है. तो ये जब दोनों को रिक्वायरमेंट ही इनपुट की अलग है, तो उसको एक साथ कैसे आप कंपनसेट कर पाते हो? आप दोनों काम एक साथ तो नहीं करते हो, मैं माना. लेकिन जब आप राइटिंग करते हो तो आपके कैरेक्टर अपने हो जाते होंगे जल्दी से, क्योंकि आप एक्टर हो, बहुत जल्दी से हो जाते हैं. और उनको हम लिखते हैं, जब करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस का मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो राइटर होता है वो जब अकेले बैठ के लिखता है तो बहुत अलग तरह से लिखता है. एक्टर को जब परफॉर्म करना होता है तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, रीटेक्स होते हैं, और रीटेक्स भी टेक्निकल कारणों से भी होते हैं. उसको उस तरह से निभा जाना फिर किसी भी एक्टर के लिए, भले आप एक्टर हो या कोई और एक्टर हो, वो थोड़ा सा क्लैश ही लगता है. क्या शायद ये थोड़ा सा और अच्छे से निभा लेता तो मजा आता, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस थे. As an actor, I'm not able to put my finger on the question. So you're saying that. Please rephrase the question. Okay. Help me rephrase the question. एज अ राइटर मैंने यहाँ बैठ के सुकून से बहुत अच्छे कमाल के डायलॉग्स लिखे और बहुत अच्छे से एक कन्वर्सेशन इंटरेक्शन लिखा दो कैरेक्टर का बीच में. लेकिन जब शूटिंग पे गए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, Right. जो होता है. Right. अब वो एक्टर ने निभाया अपने चैलेंजेस के साथ में, और बीइंग ए राइटर लग रहा है अरे यार किल हो गया है यार, अच्छा, थोड़ा सा यार और कर देना था यार. लेकिन उसके अपने चैलेंजेस थे, अपनी चीज़ें थी, अपनी लिमिटेशंस थी. तब कैसा लगता है राइटर को? you just have. There is a phrase which I learned from Alex Dinelaris. हाँ. You have, as a writer, you have to learn to be victim to the director. That's it. क्योंकि Okay. आपने लिख लिया अपने कमरे में, आपने डायरेक्टर साहब को सौंप दिया, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने जो भी तब्दीली करनी थी कर ली, आपके साथ बैठ के कमरे में झगड़ा करके, रो के, शर्ट पकड़, कॉलर पकड़ के जो भी कर लिया. अब सेट पे वो इनकी जिम्मेदारी है, वो उनका हक है, वो उनका राज्य है, अब वो उनके हाथ में है. अब सीन बिगड़ी या नहीं हुई ठीक से, वो उनका जिम्मा है. एंड ऑल यू कैन डू इज जस्ट गो एंड टेल हिम कि सर थोड़ा भटक रहे हैं मेरा सर. और कितनी बार आप सेट पे हो भी सकते हो, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर एंड सब लर्न टू बी विक्टिम टू द डायरेक्टर के. अब वो उनका है, अब वो कहानी उनकी है, क्योंकि उनको जज्बे से बोलनी है. और क्या पता उनका इंटरप्रिटेशन उस वक्त उस दिन कभी कभी ना जाने गलती हो जाती है ना, अनइंटेंशनली हो गया, अरे मैं तो भूल ही गया उस बात को, राइट. और कभी कभी वो इंटेंशनली बोलते हैं, नहीं मैं जब वो शूट कर रहा था ना मुझे लगा कि ये करना ही चाहिए. ऐसे भी हो सकता है. सो एज अ राइटर यू हैव टू सरेंडर. अब हो गई फिल्म डायरेक्टर की, और आपको एक डिस्टेंस लाना चाहिए. ओनली टाइम यू कैन रिड्यूस दैट डिस्टेंस अगेन इफ द डायरेक्टर कॉल्स यू ऑन द एडिट एंड सेज व्हाट डू यू फील. तब आप टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस, क्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस दे सकते हो कि यार ये वो लैंड नहीं कर रहा है, हमने सोचा ये जो फट नहीं रहा है, इसको कम कर देते हैं, यहाँ पे लंबा जा रहा है, इसको निकाल देते हैं, या जो भी आपको बोलना है. बट वंस यू आर ऑन सेट यू हैव टू लेट द डायरेक्टर बी एंड ट्रस्ट योर एक्टर्स. ओके. अब आपने अलग अलग मीडियम में काम किया, टीवी भी किया आपने, ओटीटी भी किया आपने, फिल्म्स भी किया आपने, है ना, थिएटर भी किया, ओरिजिनल सिनेमा भी किया. अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ. अब पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ. नॉर्मली कहा जाता है टीवी जो होता है वो सर्वाइवल के लिए होता है,
ओके OTT जो होता है वो एक्सप्लोर करने के लिए होता है अपने क्राफ्ट को, कि नए नए कैरेक्टर्स आप निभा सकते हो। फिल्म जो होती है वो पॉपुलैरिटी के लिए होती है, स्टाइल के लिए होती है, हीरोइज्म के लिए अच्छा, होती ऐसा है, माना जाता है। ऐसा माना जाता है। और जो ये रीजनल सिनेमा होता है, हाँ। ये तो मजबूरी में किया जाता है। अच्छा तो यहाँ से बॉलीवुड का कनेक्शन कोई नहीं है। आप इसको कैसे देखते हो? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं तो उल्टा देखता हूँ कि अगर आपको पैसे बनाना है तो आप टीवी में जाइए। ओके। तो उल्टा ये था कि टीवी एज एन इंडस्ट्री फिल्मों से 3 गुना बड़ी है। राइट। अब चलो थोड़ा सा कम हो गया, 2.5 गुना बड़ी हो गई। सो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। अगर आप रेस्टोरेंट खाने के माध्यम से अगर हम उनको एक्सप्लेन करने जाएं तो टीवी इज़ लाइक द उडुपी रेस्टोरेंट, ओके। जहाँ पे आपको 5 मिनट में डोसा मिल जाएगा और आप कभी भी जाओ आप वही डोसा बिल्कुल वैसे ही मिलेगा आपको। वो सोचना सस्ता, नहीं है। टिकाऊ, सुंदर, बढ़िया। बढ़िया खिचड़ी या डोसा जो फटाक से मिल गई, जाओ। वो मेसरूम वाला माहौल होता है, जाके फैक्ट्री में कैसे मेसरूम होता है कि आपको 5000 लोगों को लंच करवाना है तो फटाक खाना खिलाओ, आउट। दैट्स टेलीविजन फॉर यू कि Okay. उनको वो एपिसोड चाहिए ही चाहिए उस वक्त 9 बजे रात को, वो उनके दर्शकों के लिए। अब उस पे पहले आप जितना क्रिएटिविटी ठूस सकते हो उसमें ठूस लीजिए, या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो गए आप अपने पास ही रखिए। चैनल को एपिसोड चाहिए, ठीक। तो ये हो गया मेसरूम वाला हाल। ठीक है, उडुपी रेस्टोरेंट। उडुपी रेस्टोरेंट। फिल्म्स आर गॉर्मे, फाइन डाइनिंग। आप 1 साल स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो, 2 साल स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो, फिर आप और 1 साल शूटिंग कर सकते हो, फिर और 6 महीना उसको एडिट कर सकते हो, और फिर आप 500 रुपये की टिकट बेच के या 400 रुपये की टिकट बेच के या 200 रुपये की टिकट बेच के आप दर्शकों को दिखा वो सकते फाइन डाइनिंग। हो। ये हो गया आपका फाइन डाइनिंग। ठीक है। OTT is becoming like that home delivery, Swiggy, Zomato। वहाँ पे सब है भाई, गूगली के आप सब क्या delivery चाहिए आपको? ये आपको सब घर पे मिल गया है। सो इट इज, वहाँ पे आपको ये भी डोसा भी मिल जाएगा आपका, क्योंकि आज क्राइम पेट्रोल और CID नेटफ्लिक्स पे है, कपिल शर्मा भी नेटफ्लिक्स पे, वो भी आ रहा है आपके पास। और आपको दंगल पिक्चर देखनी है या धुरंधर देखनी है, ये भी है आपके पास नेटफ्लिक्स पे या Amazon प्राइम पे। तो ये तो बता दिया इन्होंने बिल्कुल लाइवली कि ये राइटर तो कमाल के हैं, क्योंकि कैसे इन्होंने इंडस्ट्री को जोड़ा है। बिल्कुल पर ये बिल्कुल फैक्ट है, ये फैक्ट है। फैक्ट है। एक्टर और राइटर और हर एक क्रिएटिव इंडिविजुअल के लिए ये लागू होता है कि हम अपना कन्विक्शन, अपना विश्वास लेके कुछ लिखते हैं या कुछ परफॉर्म करते हैं या कुछ काम करते हैं, और किसी के लिए वो आपका भ्रम हो सकता है, राइट। या उनको आप डिल्यूडेड लग सकते हो कि पागल है क्या कर रहा है वो। तो हम इन दोनों के बीच कहीं पे हम अपना, मतलब बहुत थिन लाइन है। आपको कहीं आपको रहना है, और ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब आप कब आप लोगों के लिए पागल हो गए हो और कब आप उनके लिए लोगों believe के बन लिए गए। बोले अरे क्या कन्विक्शन है इसमें, उसमें वो टस से मस नहीं हुआ। राइट। और अक्सर जब चीज़ चलती है तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे और बोलेंगे क्या कन्विक्शन है। अगर आपका वो चीज़ नहीं चला तो लोग बोलते हैं पागल हो गया है भाई, अभी उसको Okay. किसी की सुनता नहीं। इंडस्ट्री में आपके हिसाब से, क्योंकि आप दोनों जगह पे हो, फिर वहीं लेके जा रहा हूँ कि किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, राइटर को या एक्टर को? आपके ज़्यादातर एक्टर को, एक्टर को, ऑडियंस से। ऑडियंस से। ये रेस्पेक्ट फॉर्म है या एक एड्यूलेशन है। एडुलेशन है? ये इज्जत तो मुझे नहीं लगता दर्शक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी की करते हैं। अच्छा। आकर्षित हो सकते हैं। हाँ। आप जिससे आकर्षित होते हो जरूरी नहीं आप उनकी इज्जत कर रहे हो। राइट। मैं बताऊं क्यों वो इज्जत नहीं करते हैं। आप किसकी इज्जत करते हो पता है? आम आदमी जो रास्ते पे कुछ चलो कपड़े बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है, कुछ भी, आप उसकी इज्जत करते हो कि वो बेचारे यार वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ये मेहनत बेच कर रहा के है। मेहनत कर रहा है। आम आदमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करता, या तो वो उससे आकर्षित होता है
या तो उससे उससे घिन आती है, ओके। उसको नीचा देखता है। मैं बताऊं क्यों? बड़ी आम बात है, अगर वो इज्जत करते तो पायरेसी नहीं करते। आप एक केले वाले का 5 रुपए का केला नहीं चुराते हो, अगर आप लेके भी जाते हो ना, आप छोड़ के जाते हो, मैंने आपका केला लिया है। आमतौर पे। पर अगर कोई पिक्चर डाउनलोड करके देखनी है, आप 2 बार नहीं सोचते हो, अरे यार वो टोरेंट दे दो यार, अरे यार पेन ड्राइव पे दे दो यार। आप ये नहीं सोचते हो कि अरे अगर मैं टोरेंट या पेन ड्राइव पे पिक्चर देखूंगा तो 200 लोगों की मेहनत जुड़ी है उस पिक्चर से। आप सोचते हो कि अरे ये लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं, उनके समुद्र से हमने 1-2 बूंद ले ली है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई रियली होप दैट आम आदमी जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किसी कला के क्षेत्र से किसी को देखे तो उनकी वाकई इज्जत तब करेंगे जब वो बोलेंगे कि हम पायरेसी वाला कंटेंट नहीं देखेंगे, हम भाई पैसे देख के देखेंगे। जैसे कि अगर मैं थिएटर का प्ले करता हूँ और मैंने किसी को इनवाइट किया है, और मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम हमें इनवाइट क्यों कर रहे हैं, हम टिकट लेके आएंगे यार, तुम वैसे ही थिएटर कर रहे हो। और हम कभी कभी प्यार से लोगों को बुला देते हैं, तो कुछ लोग आके मेरे खीसे में पैसे डाल के गए, अरे पागल है क्या, हमसे पैसे ले लो। ऐसे भी लोग होते हैं। जिस दिन हमारी ऑडियंस ऐसी हो जाएगी और उस दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैं बोलूँगा वाकई इज्जत मिल रही है। सही मानो। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा इज्जत करती होती तो इंडस्ट्री को बहुत पहले संभाल लेती। बहुत कम लोग हैं गवर्नमेंट में भी जो इस इंडस्ट्री को, क्यों इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर बना? अगर आम आदमी ऐसे सोचते हैं, गवर्नमेंट में कौन है, यहीं से तो आए हैं, यहीं से तो लोग इलेक्ट होके यहाँ पहुंचे हैं, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है ना कि यार ये लोग सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल ही कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले अगर कोई रुकावट डालनी है तो फिल्म की रिलीज पे डालनी है, कोई कैरेक्टर को लेकर डालनी है, कोई हंगामा होना है तो फिल्म को लेकर होना है। तो चलो वो तो राजनीतिक मामला हो गया, क्योंकि आज की तारीख में आपको नाम कमाना है तो फिल्मों से लेके आप कुछ भी कर लो, वारदात तो चर्चा में आप आ ही जाओगे, राइट। वो तो एक जरिया है, वो भी अपना काम कर रहे हैं और फिल्म वाले भी अपना मतलब यूज करा जा रहा है। वो मैं ये भी कहूँगा कि दोनों पार्टी एक दूसरे को यूज कर लेते हैं। तो उसमें तो, पर जैसे कि इंडस्ट्री का हाल आज ऐसा है कि हमारे देश में सिर्फ 9,000 स्क्रीन्स बाकी हैं, और मैं 10 साल से ये सुन रहा हूँ। हाँ। पर क्या 10 साल से गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है जो बोल रहा है कि चलो मैं स्क्रीन डेंसिटी बढ़ाता हूँ या टैक्सेशन में सॉल्व कर देता हूँ, या फिल्म, अब इतनी सारी चीज़ें बदल रही है हमारे देश में। आई रियली विश दैट द गवर्नमेंट डज समथिंग टू एनहांस एंड प्रोटेक्ट दिस इंडस्ट्री, अब स्पेशली द फिल्म इंडस्ट्री फॉर श्योर। आपकी जर्नी में जो एक चीज़ है कि विद्या बालन और आपके एक राइटर फ्रेंड का बड़ा स्पार्क रहा, वो क्या स्टोरी है? आपको कैसे पता चला वो? अब थोड़ा बहुत तो हमने भी देखा होगा ना। अच्छा, विद्या बालन और राजश्री राजू, उसके वजह से मैंने जो लाइफ में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है वहाँ से शुरू हुआ। मैं फिकी फ्रेम्स का हिस्सा रह चुका हूँ। ओके। अभी भी कुछ किसी हद तक हूँ। मैं वहाँ एंकरिंग करने जाता था 2010 से। धीरे धीरे मैं इतने सारे, मैं पारसी बाबा जी हूँ तो सवाल जवाब मेरे चलते रहते हैं उनके साथ, और मैं क्या कहते हैं, नैग भी करता हूँ उनको। तो नैग करते करते उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी ले लिया कि चलो ये बताओ ये कैसे करते हैं। तो 2014 की बात है, मेरे पास, मैं एंकरिंग कर रहा था और मैं, विद्या बालन उस स्टेज पे आई थी और उनका कोई सेशन पूरा हुआ। फिकी फ्रेम्स वो मंच है ना जहाँ पे इंडस्ट्री के सारे दिग्गज लोग आके बातें करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलता था। तो हालांकि वहाँ उस दिन उस सेशन के बाद विद्या बालन जी स्टेज से उतरी और चली गई VIP लाउंज की तरफ, और मैं भी जा रहा था VIP लाउंज कि मुझे अगले सेशन के बारे में पता करना था कि वो स्पीकर्स आ गए कि नहीं, उनको इंट्रोड्यूस करने का काम मेरा है। तो मैं देखता हूँ मेरे आगे विद्या बालन जी और हम दोनों के बीच एक राइटर साहिबा है जिसका नाम है राजश्री राजू, और मैंने उनको
कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पे भी नोटिस किया था कि बड़े ही जज्बे से वो अपनी एक किताब लेके सबको पिच करे जा रही थी कि ये मैंने किताब लिखी है, आप प्लीज़ देखिए। और मुझे बड़ा मन भी आ गया था कितनी मेहनत कर रही है यू नो, और दर दर जाके भले वो कोई इंटरेस्ट ना ले पर वो अपना काम कर रही थी। तो वैसे भी मेरे आई हैड सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर एफर्ट यू नो। सो विद्या बालन जी गई भी वीआईपी लाउंज में और सिक्योरिटी ने राजश्री को रोक दिया और मैं पीछे था। तो राजश्री टर्न्स अराउंड एंड शी लुक्स एट मी विद पपी आईज एंड ऐसे जाने दो इसको, क्योंकि एज एन एक्टर आई नो द वैल्यू ऑफ रिजेक्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेस एंड वगैरह वगैरह। सो मैंने कहा जाने दो इसको। सो मेरा सेवियर कॉम्प्लेक्स कहो या कुछ कहो पता नहीं। फिर मैंने देखा कि वो गई विद्या बालन के पास और विद्या जी से बात करने लग गई वो कि देखो ये मेरी किताब है। और विद्या बीइंग विद्या बालन वो भी बड़े प्यार से अदब से उसकी बातें सुन रही थी। अच्छा बताओ, अच्छा आपने किताब लिखी हो, ठीक है। वो भी थकी हुई होगी सेशन के बाद, फिर भी वो सुन रही थी उसकी बातें। और बातें करते करते वो राजश्री वो नील डाउन करने लग गई क्योंकि थक गई थी वो भी 2 मिनट खड़ी होके, और वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे दूसरे स्पीकर्स बैठे थे। और फिर वो अपनी कुछ 2-3-4 मिनट बात की होगी उसने और वो विद्या को बुक दे के गई होगी और वो खुशी खुशी चली गई कि विद्या जी से मेरी बात हो गई है। चलो एक तरह से तो वो खुश हो गई कि उसने मुझे ऐसे थैंक यू करके निकल गई। वहाँ पे मेरा दिल टूट गया जब मैंने उस दृश्य को देखा कि एक राइटर नील कर रही है और उसे एक एक्टर से बात करनी पड़ रही है। हालांकि विद्या जी ने नहीं कहा कि तुम नील करो, पर वो माहौल ऐसा हो गया। तो मैं ये मेरा टूटा हुआ दिल लेके मैं ऑर्गेनाइजर्स के पास गया, लीना जैसानी जी जो फिकी का ख्याल रखते हैं और वो फ्रेम्स का वो देखते हैं, उसकी करता धरता वो है। मैंने कहा मैम ये क्या है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, पर एक राइटर को इज्जत से पिच करने का माहौल नहीं है यहाँ पे। तो तुम से बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम कुछ करके दिखाओ। ओके तुम्हें क्या करना चाहोगे? मैंने कहा यार कमरे देते हैं प्रोड्यूसर्स को और 10 मिनट हर एक राइटर जाएगा और पिच करेगा। 10 मिनट दे दो ना राइटर को, क्या बाद में देखा जाएगा। तो हमने अच्छा तुम आशीष जी को कन्विंस करो। तो आशीष कुलकर्णी जी जो फिकी के दूसरे इंडस्ट्री के एनिमेशन इंडस्ट्री के दिग्गज है, वो फिकी का बहुत सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हम उनके पास गए आशीष कुलकर्णी जी और उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, हम इसको फ्रेम योर आइडिया बुलाएंगे। और तो उन्होंने कहा जाओ छू, उनके ब्लेसिंग्स मिल गए। और तब मैं जाके एक ये 2015 की बात है, मैं एक प्रोड्यूसर को इकट्ठा करने लगा। आई थिंक माई फर्स्ट सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्लूडेड, आई रिमेंबर द फर्स्ट प्रोड्यूसर आई वेंट टू वाज डिज्नी, जहाँ पे शुभंकर बैनर्जी थे। एंड उन्होंने कहा मेरी असिस्टेंट है मालविका खत्री, इसको तू एक्सप्लेन करो, उसको ठीक लगा तो हम आ जाएंगे, मोटा मोटा मुझे तो ठीक ही लग रहा है। मैंने मालविका को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा ओके आई विल कम। एंड सो दैट गेव मी माई फर्स्ट विक्ट्री कि अरे डिज्नी आ गया है। तो फिर मैं गया एक्सेल के पास, मैंने कहा फिर कासिम से बात हुई, मैंने कहा डिज्नी आ रहा है तुम भी आ जाओ। कासिम से किया चलो हम भी आते हैं, क्योंकि उन लोग की क्राफ्ट की तरफ उनकी मानसिकता भी राइटर ड्रिवन है कि अच्छा चलो करते हैं। फिर राकेश मेहरा साहब के पास गए तो उनकी प्रोडक्शन हाउस सिखिया, फॉक्स, ऐसे 5, 6, 7, 8 फिल्म प्रोड्यूसर्स आ गए, कुछ 7-8 टीवी प्रोड्यूसर्स आ गए, चैनल्स आ गए। और हमने पहले साल 2015 में फ्रेम योर आइडिया की स्थापना की और 650 मीटिंग हुई थी। 100 राइटर्स थे, 115। और अंजुम सर ने SWA ने भी हमें सपोर्ट किया था राइटर्स को प्रचार करने में और थोड़ा सा हमारी स्ट्रक्चरिंग करने में। वो सब वहाँ से शुरू हुआ और राजश्री राजू को वहाँ पिच करने का मौका भी मिला। ओह ग्रेट। और बिकॉज ऑफ दैट
अब राजश्री भी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा राजश्री तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? मैंने जिससे अरे उसकी वजह से मैंने 6 प्रोजेक्ट कर लिए। मैंने कैसे? मुझे देखो वहाँ कोई आई थी प्रोडक्शन हाउस से, उसने मुझे नौकरी नहीं दी, पर वो वहाँ से मुझे किसी को मिलने लेके गई और वहाँ से मैंने सुधीर मिश्रा जी के लिए ये किया, उसके लिए वो किया, इसके लिए कोई ना कोई कनेक्शन बना और काम हो गया। ग्रेट ग्रेट। और एनी डल मोमेंट? I think for an actor or a creative professional and a freelancer, all those times when you are not working is a dull moment. तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल बनने आ रहे हो तो 90% डलनेस रहेगी। 90%? 90%. Let me correct myself actually. 99%. ओह बहुत बढ़िया। In 1% of the time, there will be these moments of joy and euphoria. कि जैसे वो मैंने कच्छ एक्सप्रेस लिखी थी और मैंने एक्टिंग भी की थी, और जब क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा होता है जिससे ऑडियंस हंसती है, रोती है और बाहर आती है, और उनकी शक्लें देखने में जो आपको एक जॉय फील होता है कि यार हमने उनको उनके मन को छू दिया है, वो भाई वो 1% है। उसको उस 1% के लिए पूरा वो 99% का मेहनत है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं मानता हूँ कि जो हमारे बड़े दिग्गज भी हैं, शाहरुख सर से लेके आमिर सर से लेके नसीर सर से लेके बमन सर, वो सब इससे सहमत होंगे कि वो हम तो उनका सिर्फ 1% देखते हैं जो नज़रों के सामने आते हैं। वो उसके अलावा उन्होंने कितनी सारी चीज़ें की होगी जो हम देख नहीं पाए हैं या दिखा नहीं होगा। तो हम सिर्फ देखते हैं अरे एक्टर ओवरनाइट सक्सेस, लाइक आन पांडे सैयारा ओवरनाइट सक्सेस। नहीं भाई, वो मैं 2017 में एक्टिंग कोर्स कर रहा था अतुल मोंगिया का, वो तब से अपने क्राफ्ट के पीछे सुधारने में लगा था 2017-18। वो तब से you know he's been working on his craft, he's been patiently waiting in the wings with यश राज। पर ऑडियंस तो उनको वही दिखता है जो उस वक्त उन्हें दिखता है। तो whoever ठीक है, और वो ऑडियंस ऐसे ही रहने वाली। उनका धर्म नहीं है कि भाई हमें जानना चाहिए सबके बारे में, उनका धर्म है कि भाई जो देखा अच्छा लगा या बुरा लगा, बस बीच का कुछ नहीं। बीच का कुछ फिर हम में से जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हमको इसके बारे में बहुत ही बारीकी से सोचना चाहिए और जानना चाहिए कि 99% ऑफ द टाइम आप चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कर रहे होंगे और 1% में आपको ये छक्का लगा वो वाला फीलिंग आएगा। सो लेकिन वही आपको इनकरेज करता है, वही आपको आगे लेके जाता है। और वही 1%। वही 1%। अभी राइटर और एक्टर है ना, अब इसके बीच में कहीं डायरेक्टर भी झांकना शुरू हो चुका है। वो सही टाइम पे अगर वो होगा तो कर दूंगा। ऐसी कोई कहानी जो सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ तब मैं बोल दूंगा। और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि जो लोग 10 साल से 15 साल से डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं वो कहीं नहीं बन पाते। और कभी कभी मैं तो रास्ते से जा रहा था और मेरा डायरेक्टर बन गया। सो वैसा भी होता है। सो आई डोंट नो राइट नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आई जस्ट डोंट नो 5 years down the line what is there. बट माइंड में है कहीं ना कहीं। Of course, I would love to tell stories. मैं स्टोरी टेलिंग का भक्त हूँ। मुझे लोग बहुत पूछते हैं यार तुम एक्टर हो या राइटर हो, यार तुम डिसाइड कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं स्टोरी टेलिंग का भक्त हूँ। आई रिफ्यूज टू बी पुट इन अ बॉक्स। अक्सर बहुत लोग बोलते हैं ना यार तुम एक चीज़ पे फोकस करो, और मैं कहता हूँ नहीं। मैंने ये अक्सर सुना है कि भाई आप वो एक ही चीज़ पे करना चाहिए। नहीं, आप मैंने देखा है शाहरुख सर से लेके मैंने जो फरीदा मैम है जो दिलीप कुमार के वक्त से चाइल्ड आर्टिस्ट थे, उनके साथ मैंने शॉर्ट फिल्म की जो, तो वो बता रहे थे कि वो जब छोटी थी तो दिलीप साहब उनकी सीन नहीं है पर वो बच्चों की लाइंस करवा रहे हैं बैठे बैठे, और बोल रहे हैं अरे ये कर्टन का रंग सही नहीं है। सो ऑल आवर ग्रेट्स सब क्राफ्ट चाहते थे, वो पूरी राउंडेड
नॉलेज रखते थे तब जाके सब लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और उनका काम भी वैसा होता है वैसा होता है। क्यों वो हम लोग एक बार के मेनन से बात किए थे, मैं और फ्रेडी दारू वाला मेरे दोस्त हैं, हम लोग स्विमिंग जाते थे कभी, और एक दिन के मेनन साहब पूल के पास थे, हम पहुंचे के सर कुछ एडवाइस करो तो बातें में उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि यू नो यू शुड नॉट ट्राई टू बी द सचिन तेंदुलकर कि आया और तुमने मार दिया और सामने वाला नॉन स्ट्राइकर को मिला ही नहीं। यू शुड rotate strike and only when the rotation comes will you get strike, no? तो तब से मैंने मेरा अप्रोच ये रहा कि अगर मेरे पास बहुत बढ़िया डायलॉग है ना या बहुत बढ़िया सीन है और मुझे लगा मैं इस पे तो छक्का मार दूंगा पहले तो मैं जाके मेरे को एक्टर के साथ बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्टर ऐसे सोचता है कि यार मेरी तो कुछ लाइनें हैं ही हाँ, नहीं, लाइनें नहीं है, तो पूरा वो dialogue तो ये कुछ खा गया। अनप्रिपेयर्ड होके आएगा और सीन वैसे ही सफर होगा। तो पहले मैं उसको जाकर पकड़ता हूँ कि और उसकी लाइंस ठीक करता हूँ, तब जाके सीन बनेगा और वाइस वर्सा। तो सीन तभी बनता है जब आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हो, दोनों द्रविड़ भी बराबर से। है और सचिन भी है या सहवाग भी है और सचिन भी है, तब जाके ऑडियंस को सीन अच्छा लगता है। और हमेशा आप देखिए, आपको कोई भी सीन देख लीजिए, अगर दो एक्टर्स हैं और आपको लगता है क्या एक्टिंग की है उसने, इट्स ऑल्सो बिकॉज वॉट द अदर एक्टर हैज जेनरसली गिवन देम एज अ स्पेस और अ रिस्पॉन्स टू गिव दैट रिएक्शन। ओके, अब जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी से आप जो एक अपने एक्सपीरियंस के बूते पे कहना चाहते हैं वो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग समझ सके कि ये इंडस्ट्री में आना है अगर तो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। चलो मैं एक्टर हूँ और राइटर हूँ, मैं उन दोनों की चीज़ें बात करूँगा कि आप सोचते हो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं आना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक्टिंग बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड क्राफ्ट है और भाई और आपको अगर फेमस बनना है उसकी कोई शर्म नहीं है। ठीक है, आप फेमस बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर आपको उसके लिए लायक बनने के लिए उसकी काबिलियत जाननी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सही जगह से आप तालीम पाइए, अच्छे लोगों से आप पूछे कि कहाँ से हम वो तालीम ले सकते हैं, वो तालीम हासिल करके फिर आप ऑडिशंस पे पहुँचिए। अच्छी अब आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स तो खुद शहरों में आके ऑडिशन कर रहे हैं, पर मान लीजिए चलो आप कहीं और बैठे हो जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन नहीं ले, तो किसी तरह आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए या कुछ भी कीजिए। ऑडिशन भी इवन ऑनलाइन भेजे जाते हैं आजकल। वो आसान हो गया है। तो मैं तालीम पे बात करूंगा कि आप क्राफ्ट पे पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि गुड लुकिंग तो सब लोग हैं, पर फाइनली सिलेक्ट कौन होता है, जो गुड लुकिंग है या वो लुक में फिट होते हैं और उनको एक्टिंग भी आती है। राइट, तो ये तो हो गया एक्टर के लिए। आप ड्राइवर को रखोगे बिना ड्राइवर ही जाने, नहीं रखोगे। तो एक्टर्स को ये सोच होना चाहिए कि जो भी आपको लगता है कि दूसरी बात तो तालीम एक बात हो गई, दूसरी प्रैक्टिकलिटी ऑफ लिविंग इन द सिटी। कि देखिए एक्टिंग का काम मिलते मिलते आपको 6 महीने लग सकते हैं या 6 साल लग सकते हैं, ठीक है। इसके बीच आपको मायूस नहीं होना है और अपने आप को तंदुरुस्त और मन दुरुस्त बना के रखना है। ये आपका काम है, ये आपका धर्म है। कोई आपको फेवर नहीं करेगा यहाँ पे कि भाई तुम एक्टर हो, अरे बेचारे स्ट्रगल कर रहा है, चलो मैं तुमको 50,000 महीने दे देता हूँ। नो, आपको किसी हाल में भी कोई साइड बिजनेस करना होगा या कोई साइड हसल करना होगा, या आज के दौर में जिसे हम कहते हैं साइड गिग। तो कितने सारे एक्टर्स, जैसे कि मैंने मॉडलिंग कर रहा था, मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था, मैं एमसीइंग करता था, उससे कुछ ना कुछ आता था और जिससे मैं गाड़ी होस्ट भी कर रहे थे शो आप। So these were my side gigs and do them to survive with dignity over here. तीसरा रूटीन,
डिसिप्लिन, रूटीन से आपका डिसिप्लिन बनेगा। जैसे मैंने कहा कि तंदुरुस्त तो रहोगी आप, मन दुरुस्त भी होगा। तो तालीम, प्रैक्टिकलिटी, रूटीन, ये 3 चीज़ आप बना दो अपने आप के लिए, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी हो आप। और अगर आप बम्बई आना चाहते हो तो बाकायदा अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि देखो मम्मी, बॉम्बे में रहने के लिए 50,000 से 1 लाख महीने का खर्चा होता है। आप डिसाइड कीजिए आपका बजट क्या होने वाला है, और वो 6 महीना 1 साल का सेविंग लेके आइए और एक अटेम्प्ट दीजिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, वो ना करे तो आप पैसे इकट्ठा करके आप आइए और आप ट्राई कीजिए, और फिर आप देखिए कि ये शहर आपके लिए है कि नहीं, ये काम आपके लिए है कि नहीं। और अक्सर ये भी होता है कि कभी कभी हम आते हैं एक्टिंग करने के लिए, पर हमारी रुचि कहीं और हो जाती है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तो देखिए मर्चेंट नेवी से लेके यहाँ राइटर, मतलब तो आप अपने आप को मौका दे सकते हैं कि आप भले ही अलग अलग चीज़ें करो, पर आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं कि अरे कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे मिलना है, ये तो आज बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। उसको यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई खास कला है, आप बड़े अच्छे डांसर हो, या कुछ मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा सा आता है आपको, या सिंगर हो आप, या कोई खास कला हो, कोई भी खास कला हो, या आप जोक्स अच्छे सुनाते हो, या हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। आप अपनी खूबी जानिए और उसे अच्छे से इस सोशल मीडिया मंच पे डालिए। आपको शायद आपको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। पहले ये नहीं था, पहले आपको जाना पड़ता था और आपको नज़रों में आना पड़ता था। अब आप खुद लोगों के नज़रों में आ सकते हो, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस दौर का, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा लिवरेज है। लॉट ऑफ कास्टिंग हैपेंस ऑन सोशल मीडिया, व्हिच इज द ट्रूथ, एंड इट्स फाइन। सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर बनिए, बस इस माध्यम का इस्तेमाल कीजिए। सो ये हो गया आउटरीच का। सो या आई विल समराइज, फर्स्ट वाज तालीम, सबसे पहले किसी तरह हासिल कीजिए। दूसरी प्रॉपर प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लिविंग इन द सिटी, कॉस्ट, सर्वाइवल। तीसरा रूटीन बनाए रखिए, मतलब सुबह आपका जो भी है, योगा है या जिम है या कोई कला आप सीख रहे हैं, आप एक्शन क्लास कर रहे हो, एक्टिंग क्लास कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ पढ़िए, लर्निंग में टाइम डालिए। डोंट गेट इनटू नेगेटिव हैबिट्स। बड़े आसानी से हम फिसल सकते हैं, खास करके जब हम मायूसी के दौर से गुजरते हैं, तो बुरी आदतें हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अपने आप को बचा के रखना है, आपको तंदुरुस्त रहना है, मन दुरुस्त रहना है, क्योंकि जब आपको काम मिलेगा तब वही आपको संभाल पाएगा। और चौथी रही बात वो आउटरीच की, तो वो भी हो गई। तो ये ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ठीक है। और रियली आज के पॉडकास्ट से, वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। जिनको सही में अप्रोच करना है, जिनको यहाँ पे टिके रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, वो इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फिर आप। या थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस। वरना मैं ऐसे ही बाथरूम में बातें करता रहता हूँ, कोई सुनता नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपने बुला आपने लिया। बहुत अच्छे से, और स्टोरी टेलिंग आपकी गजब की है रियली। अच्छा, वो दिखा उसमें। हालांकि आपने जो राइटर्स के लिए बात की, ये 4 पॉइंट्स राइटर्स के लिए भी लागू सेम ही है कि आप कहीं से कहानी अगर आपको लिखनी है तो आप पहले अपने दोस्त को सुनाओ, अपने फैमिली को सुनाओ। अगर वो लोग बोलते बकवास है तो वाकई बकवास है, क्योंकि वो लोग राइट करो और बस सीखते रहिए और करते रहिए। तो मैं हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए, जितना कर सकता हूँ, कि सबसे बड़ी बात कि तन दुरुस्त रखिए, मन दुरुस्त रखिए, वहीं से शुरुआत कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि तैयारी करके आइए। आप काम ढूंढने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन क्या अपने ऊपर भी काम करना शुरू किया? तालीम बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है, उसमें डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और ये फील्ड है क्रिएटिविटी की, तो अपने आप को जितना डिस्कवर कर सकते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, करिए।
क्रिएटिविटी में राइटिंग आ रही है, एक्टिंग आ रही है, या आप यहाँ आने के बाद कुछ और एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ और डिस्कवर कर लेते हैं, तो उसमें भी जाइए, लेकिन अपने आप को एक मौका दीजिए, लेकिन तैयारी के साथ और तालीम के साथ ही दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरे क्राफ्ट को भी समझ जाते हैं फिल्म मेकिंग के, तो उससे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। अगर आप राइटर हैं, एक्टिंग को समझते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, एक्टर हैं, राइटिंग को समझते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। यह सब क्योंकि यहाँ पर दूसरे के उससे लेन देन से भी चलता है। जैसे उन्होंने कहा ना कि आप अकेले अगर शॉट बनाएंगे तो आप हो सकता है स्कोर कर जाएं, बहुत कुछ तालियां मिल जाएं, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे। जीतते आप हमेशा टीम के साथ ही हैं, आप को एक्टर के साथ ही जीतते हैं, आप राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, पूरी फिल्म मेकिंग की प्रोसेस के साथ ही जीतते हैं। तो तय आप करिए कि जीतना है या सिर्फ वाहवाही लेनी है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।